डोंट डाई बिफोर आर डेथ। मरने से पहले ना मर जाएं, मतलब कि अपने मरने से पहले अगर आप स्ट्रगल करना, एफर्ट करना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप मरने से पहले ही मर जाते हैं। तो सो डोंट डाई बिफोर आर डेथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम लिहा बरकत and I'm the student of Form D in Lahore College for Women University. Welcome to my YouTube channel Marching Pharmacy and I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आपको पता है आज की मेरी वीडियो जो है वो सेल का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट इसकी जो है ना कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और साथ हम लोग जो है वो साइटोलॉजी वगैरह और कुछ लास्ट में हम लोग क्लोनिंग वगैरह जो है ना वो भी देखेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सेल हमारे पास जो एक, अगर हम बात करें, सेल हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी सेल के वर्ड को अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो यही हमारे पास एटम कहलाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और अगर आप इसको फिज़िक्स में देखें तो इसको जो पार्टिकल कहा जाता है, और अगर हम इसको जो है वो बायोलॉजी में देखें दैट इज़ कॉल्ड सेल। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है या फंक्शनल यूनिट हमारे पास किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स का, दैट इज़ सेल। अब ये सेल जो है ना हमारे पास कह लीजिए कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ का। और इसकी जो डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवर की थी इन 1665 में, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था एंड फिलोसोफर भी था। और इसने बाद में इसका जो नेम जो है वो रखा था सेल के नाम से। बेसिकली इसने जो है वो अपनी खुद की बनी हुई माइक्रोस्कोप थी जिससे इसने सेल देखा था, और फिर इसने वहाँ पर एक कॉर्क पीस ऑफ कॉर्क जो है यूज़ किया, और फिर वहाँ पर देखा कि उसमें जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे जो पाया जाता है, जिसको इसने सीलिया और जो है वो स्मॉल रूम और चैम्बर का नाम जो है वो दिया। और अभी भी जो है ना द वर्ड जो सेल है डेट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सीलिया मीनिंग स्मॉल रूम एंड चैम्बर्स। भी बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास हमारी लाइफ का। जैसे एक बिल्डिंग होती है उसकी जो है वो तमीर करने में उसकी जो एक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो ईंट इस्तेमाल होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग जो है वो बनाने के लिए हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ आवर सेल। हमारी बॉडी जो है तकरीबन यानी 100 ट्रिलियन सेल से मिलके बनती है, और ये जो है वो डिफरेंट हमारे पास बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमें डिफरेंट जो वो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट एनर्जी से हमें जो मिलती है, और इसके अलावा जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो होते हैं ना ये सेल जो वो कैरी आउट करते हैं। ये सेल इज़ अ स्मॉल कंटेनर ऑफ द केमिकल एंड द वाटर रैप्ड इन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो है ना इसमें बेसिक कह लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है ना सेल का वो बयान किया गया है। वैसे तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो है वो मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में जो बताऊँगी सेल का, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है जिसमें बात करे जा रहे हैं कि हम लोग जो सेल होता है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और उसकी एक कवरिंग होती है जिसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक वाटरी एक मटीरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट उसके न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके साथ उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं कुछ पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में इसका जो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं भी होते हैं एक सेल के, वो सारे इसकी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो इसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है साइटोलॉजी। इसकी वर्ड ब्रेकिंग अगर करें आप तो साइटो मतलब सेल एंड लॉजी मतलब स्टडी। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें आप जो स्टडी करते हो सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और केमिस्ट्री को आप देखते हो, तो हमारे पास आ जाती है साइटोलॉजी। अब स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, क्या क्या इसमें ऑर्गेनेल्स जो पाई जाती हैं, वो सारा इसमें हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर फंक्शन, उन्हीं जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं उसका डिफरेंटली जो है वो फंक्शन जो वो क्या आता है। बेसिकली जो एक ऑर्गेनेली एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं ना, जब वो फंक्शन करती हैं ना मिलके, तो एक पूरे सेल का फंक्शन बन जाता है। और जब डिफरेंट सेल मिलके जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक टिश्यू का फंक्शन बन जाता है। और जब मुख्तलिफ टिश्यू मिलके आपस में एक जो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन का जो है वो फंक्शन बन जाता है। और अगर जो डिफरेंट ऑर्गन मिलके आपस में एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम मिलके बन जाता है। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो अगर डिफरेंट मिलके जो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं तो एक पूरे इंडिविजुअल का फंक्शन जो वो बन जाता है। तो बेसिक जो हमारे पास स्टार्ट जो चीज़ हो रही है वो सेल से ही स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे जो है रॉबर्ट हुक जो है वो उसको जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि उसने जो है वो सेल की डिस्कवरी की थी, इस वजह से उसको साइटोलॉजी का जो फादर भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास टैक्सोनॉमी आ जाती है। टैक्सोनॉमी जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो की जाती है। ख़ास तौर पे इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन जो है ना शेयर्ड करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे की जाती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी उनको एक ही जो ग्रुप में रख दिया जाएगा, और जिसमें जो कुछ डिसिमिलैरिटीज़ आती हैं उनको जो डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जो स्कूल है उसमें जो सारे बच्चे जो एक ही जगह एक ही ग्राउंड में बैठा दिए जाएँ, यानी कि 7, 6, 8, 1, 2 सारी क्लासेस के एक ही जगह जो बच्चे बैठा दिए जाएं, और फिर जो है उनको जो स्टडी करना जो है वो मुश्किल होगा। इस वजह से जो है वो उनको जो डिफरेंट जो है उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि फ़र्स्ट क्लास जो वो अलहदा कर दी जाती है, सेकंड क्लास अगर अलहदा करते हैं आप, थर्ड क्लास आप अलहदा करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे उसकी जो सिमिलैरिटीज़ आपस में ज़्यादा होंगी। क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी कि जो उनकी कह लीजिए कि एज या मेंटल जो होती है ना, मेंटली उनकी थिकनेस वो भी थोड़ी बहुत सेम होगी। उसके साथ सबसे बढ़कर उनका सिलेबस, उनका कोर्स जो होता है ना वो भी सेम होगा। और जो अगर आप कंपैरिजन करें 2 क्लास का 3 क्लास के साथ तो उनका सिलेबस डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से जो हम कहा जाता है कि जो 2 ग्रुप्स होते हैं जो उनकी आपस में 2 डिसिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, और एक ही ग्रुप्स में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में उनकी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो टैक्सोनॉमी में जो इसी तरह से हम लोग ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो है वो कह लीजिए कि क्लासीफाई किया है। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन जो होती है ना, ये हमारे पास है हेरिडिटरी सिस्टम हैज़ यूज्ड फॉर द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म टू स्पीशीज लेवल। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर जो है वो एक स्पीशी की जो लेवल तक की बात आ जाती है। जैसे जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक पूरा एक ग्राउंड जो बच्चों से भर दिया जाए डिफरेंट क्लासेस से, तो उसको स्टडी करना मुश्किल होगा। इसी तरह से आप जो दुनिया के सारे वो जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनको एक ही जगह पे रख दो तो उनको स्टडी करना जो मुश्किल होगा। इस वजह से उनके जो डिफरेंट जो है पहले किंगडम बनाए गए, जिनको 5 किंगडम कहा गया कि एनिमल्स का पोर्शन अलहदा कर दिया गया, प्लांट्स का पोर्शन अलहदा कर दिया गया, फंजाई वाला पोर्शन अलहदा कर दिया गया, प्रोटिस्टा वाला अलहदा कर दिया गया, और मोनीरा या फिर जो बैक्टीरिया वाला जो है वो ना ग्रुप उसको अलहदा कर दिया गया। तो ये हमारे पास 5 किंगडम आ गया। फिर इस किंगडम से जो है वो नेक्स्ट जो फाइलम बनता है, फाइलम से क्लास जो आ जाती है, फैमिली आ जाती है, ऑर्डर, फिर जेनस और फिर स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ तक जो है कह लीजिए किंगडम से स्पीशीज़ तक की जो है वो स्टडी या फिर जो क्लासिफिकेशन आ जाती है उसको अब टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब जो हेरिडिटरी जो होती है ना, बेसिकली ये स्टडी होती है या फिर कह लीजिए कि एक ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जो कि ऑर्गेनिज्म की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री या फिर रिलेटिव स्टेटस या अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस की बुनियाद पर जो है ना, ये ज़्यादातर जो की जाती है कि उनकी जो हिस्ट्री की बुनियाद पर या फिर जो है वो उनके जो होते थे ना बावजदात एनिशियंट जो थे वो कौन से थे उसकी बुनियाद पर जो है इसमें स्टडी जो ऑर्गेनिज्म की जाती है। हेरिडिटरी इज अ सिस्टम इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास टैक्सोन आ जाता है। टैक्सोन जो है ना ये टैक्सोनॉमिक एक यूनिट है। जैसे मैंने आपको जो पहले बताया किंगडम, फाइलम या फिर जो है उसके फैमिली, ऑर्डर, ग्रुप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो उसका एक यूनिट, अगर आप एक यूनिट की बात करते हैं पूरे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में एक यूनिट की बात करें, जैसे कि आपके पास डिफरेंट क्लासेस आ जाती है ना, 1 क्लास, 2 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास आ जाती है और 10 क्लास तक अगर ये चलती है। तो एक क्लास की अगर बात करें ना कि अगर हम सिर्फ एक क्लास को स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल 3 क्लास को आप स्टडी करें, तो आपके पास एक वो टैक्सोन आ जाता है। ठीक है, वो एक जो है वो टैक्सा उसको आप कह सकते हो, उसका प्लूरल फॉर्म में टैक्सा आ जाता है, तो एक टैक्सा आ जाता है। जैसे फाइलम या ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये डिफरेंट जो है ना इसके टैक्सा आ जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं इनकी पूरी, अगर आप पूरी टैक्सोन की सारी स्टडी आप करें तो वो आपके पास जो है वो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं किंगडम ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कि जितने भी हमारे पास अर्थ पे जो है वो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी हैं उनको जो है वो मेजर 5 किंगडम में जो है वो उनको जो है वो डिवाइड किया गया है। पहले हमारे पास किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया वाला आ जाता है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस, अपना प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और या फिर कह लीजिए एंडोमेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं होती, इनके पास अपना
जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं होता। और ये जो है वो कह लीजिए कि बैक्टीरिया के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मोर देन फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया देयर एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू अस एंड सच एज द वंस वी फाउंड इन द योगर्ट। फिर हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाता है। प्रोटिस्टा मोस्टली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है और ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। और सम प्रोटिस्टा जो होते हैं ये कह लीजिए कि एक ही जगह पर कह लीजिए कि हरकत नहीं करते, वैसे ही कह लीजिए साकन रहते हैं और कुछ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, मूव अराउंड। और इसके एग्जांपल्स में आपके पास एल्गी, पैरामीशियम और अमीबा वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम्स ऑफ लाइफ में जो है वो फंजाई आ जाता है। इसमें फंजाई जो होते हैं ना, ये कह लीजिए कि इनका एब्जॉर्प्टिव जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं और ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और इसके ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये मोशनलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो एग्जांपल्स मशरूम्स, मोल्ड्स और यीस्ट वगैरह आ जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास प्लांटिया आ जाता है। प्लांटिया में जो होता है ना, ये हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं जो कि कह लीजिए मोशनलेस होंगे और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होगा कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो इन ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको जो क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस जो वो करते हैं, ठीक है। और एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं और इनकी जो है उनके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल में जो है वो कह लीजिए कि इनका सेलुलोज एक मटीरियल होता है जो कि पाया जाता है। इस तरह से हमारे पास एनिमलिया आ जाते हैं। एनिमलिया इस जो है वो किंगडम के जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। और ये कह लीजिए कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे लाइक प्लांट्स उन पे जो ये डिपेंड करते हैं और ये इनका इंजेस्ट करते हैं फूड को, ठीक है। और उसके अलावा जो इनका डेवलप एक नर्वस सिस्टम भी इनका होता है और इनमें जो डिफरेंट डिवीजन आ जाती हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें जो है वो कह लीजिए कि मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस वगैरह जो होती है ना वो आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आ जाते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ। लिविंग things have evolved into the three large cluster of closely related organisms called domains। यानी जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनको एक 3 क्लस्टर्स में जो है ना उनको डिवाइड किया गया है। मेजर 3 हैं जिनको जो है वो डोमेन्स कहा जाता है। अब ये जो है डोमेन्स हमारे पास ये द 3 डोमेन सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिज़ाइन बाय द कार्ल वाइस एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड द फिजिशियंस इन 1977। इट डिवाइड्स द सेलुलर लाइफ फॉर्म्स इनटू द 3 डोमेन्स। अब ये 3 डोमेन्स कौन सी थी? आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या आता है? प्रो मतलब के बिफोर और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, या कह लीजिए जिनके पास एंडोमेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ठीक है। इन द पास्ट आर्चिया वर क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया एंड वर कॉल्ड Archaeobacteria, but it was discovered that the archaea have a distinct evolutionary history and biochemistry compared with the bacteria. Archaeobacteria are small, relatively simple cells surrounded by the membrane and a cell wall with a circular strand of the DNA containing their genes. There are single-celled organisms that do not have a nucleus or organelles. अब ये इस ग्रुप में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये कह लीजिए सिंगल सेल्ड होते हैं, इनके पास अपनी प्रॉपर कह लीजिए ऑर्गेनेलिज जो होती है ना, डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज वो नहीं होती, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है और वो कह लीजिए डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। इनकी अपनी सेल वॉल भी होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो कह लीजिए कि केमिकल होता है वो पाया जाता है और इस वजह से इनकी जो है देज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोट्स के बारे में ही है कि ये प्रोकैरियोट्स के वर्ड की ब्रेकिंग की है। प्रो मतलब बिफोर और कैरियोन्स मतलब इसका न्यूक्लियस आप जो कह सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं ना प्रोकैरियोट्स जो है इसमें जो 2 डोमेन्स आ जाती हैं, आर्चिया एंड यूबैक्टीरिया। Archaea reproduce asexually by the process of the binding, fission, budding and fragmentation, and eubacteria reproduce asexually through the binding, fission, budding, fragmentation, but the eubacteria have the unique ability to form the spores to remain dormant over years, a trait that is not exhibited by the archaea। अभी कह लीजिए कि जो आर्चिया यूबैक्टीरिया इनकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन एक जो है वो यूबैक्टीरिया की एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, वो स्पोर्स बना के रहते हैं। स्पोर्स हमारे पास क्या होते हैं? ये डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं
जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है उनको सर्वाइव करने में मदद देते हैं, और जब इनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं दोबारा ये जर्मिनेट हो जाते हैं, जबकि ये प्रॉपर्टी जो है वो आर्चियाज होते हैं वो शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है इसमें ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ये हमारे पास सेल्स होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर उसके पास उसके न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स वगैरह उसके आ जाते हैं, क्रोमेटिन मटीरियल वगैरह सारा इसमें जो आ जाता है। और उसके अलावा जो है ना ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमें पता है जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों यूकैरियोटिक्स ही हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, तो इसलिए ये यूकैरियोटिक्स इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट अगर आप पैराग्राफ में देखें तो यूकैरियोट्स जो होते हैं ना ये कह लीजिए कि तकरीबन 10 टाइम्स जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, और तकरीबन 1000 गुना जो होते हैं ना इनका वॉल्यूम जो वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। उसके बाद जो हमारे पास यूकैरियोट्स जो होते हैं सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोट्स, एंड दे हैव अ न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेयर डीएनए और अदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज वेल एज अ लॉट ऑफ द ऑर्गेनेल्स दैट सर्व डिफरेंट फंक्शन। यूकैरियोटिक्स जो होते हैं इनकी जो है न्यूक्लियस जो है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप में जो है वो क्लोज्ड हुआ होता है, और इसके साथ साथ जो यूकैरियोटिक्स होते हैं इनके पास डिफरेंट अपनी ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे हम नेक्स्ट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके पास, गोल्गी ऑपरेटर्स वगैरह आ जाते हैं, और इसके साथ जो है लाइसोसोम्स आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ जाता है, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो डील करेंगे, और ये सारे ऑर्गेनेल्स इसके कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये फिर जो कुछ जो है वो लिटरली इसके मीनिंग यूकैरियोट्स के जो है होते हैं ट्रू न्यूक्लियस, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओनली यूकैरियोट्स फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ द टिश्यू मेड ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्चुअली जो है वो माइटोसिस के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेंगे, और सेक्चुअली ये मियोसिस के ज़रिए जो करेंगे। आपको पता है कि जो माइटोसिस होती है उसमें सिमिलर आइडेंटिकल सेल्स बिल्कुल बनते हैं, और जो मियोसिस होती है जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो है वो कह लीजिए कि थोड़ा आ जाती है, वैरायटी आ जाती है, क्योंकि इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो आ जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये हमारे पास सिंपलर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इनका जो है वो डीएनए जो होता है वो स्ट्रैंड फॉर्म में होता है और सर्कुलर होता है, जबकि जो होता है हमारे पास यूकैरियोटिक्स का इसका डीएनए जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास एंडोमेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड कह लीजिए, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास प्रॉपरली अपनी होती हैं ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये 10 गुना कह लीजिए कि अपने साइज़ में छोटे होते हैं, और इसी तरह से यूकैरियोट्स जो होते हैं वो 10 गुना बड़े होते हैं, और इनका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स का 1000 गुना वॉल्यूम कम होता है, इसी तरह से यूकैरियोट्स का 1000 गुना वॉल्यूम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इनके जो डिफरेंस आ जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स जो इनमें जो सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की आती है कि इनके पास दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होती हैं, ठीक है। ये इनकी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। और डिफरेंस इसका न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, और न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स और लीनियर डीएनए होता है जी यूकैरियोट्स का। उसके बाद क्लून्स हमारे पास आ जाते हैं। क्लून्स हमारे पास जो क्या होता है जी, एक सिमिलर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी कह लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्लून बोलते हैं, कि बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी जो होती है ना उसको आप क्लून कहते हैं। एवरी सिंगल बाइट ऑफ देयर डीएनए इज़ आइडेंटिकल। क्लून्स आर हैपन नेचुरली आइडेंटिकल ट्विंस। ये नेचुरली तौर पर भी क्लून्स बन सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जिसको जुड़वा बच्चे कहा जाता है, उस केस में जो ये आ जाते हैं। अब क्लूनिंग जो है वो कैसे जो की जाती है, ये इस पैराग्राफ में क्लूनिंग के बारे में बताया कि एक अच्छी कैरेट है हमारे पास, उस तरह की आप जो बहुत सारी कैरेट्स उसी तरह की जो आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जो एक अच्छी जो कैरेट है उसका जो एक मैस ऑफ सेल्स है वो ले लीजिए आप उसको जो है फिर कह लीजिए कि एक प्रॉपर मीडियम रखें जहाँ पर उसकी जो ग्रोथ के रिलेटेड हर एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाए, या कह लीजिए रोटी कपड़ा मकान हर तरह का उसको जो दिया जाए, जहाँ पर वो जो है वो प्रॉपरली जो उसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर सकें माइटोसिस के ज़रिए। और जब माइटोसिस होगी उसकी तो एक मैस ऑफ सेल बन जाएगा जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, और फिर उसको आप उस मीडियम से निकाल के दूसरे मीडियम में ले जाए जहाँ पर आपको पॉसिबल सारी इसकी जो है ना न्यूट्रिएंट्स फर्दर इसकी जो है ना ग्रोथ के लिए पॉसिबल हों।
और फिर नेक्स्ट जो आपके पास कैरेट बनेगी वो बिल्कुल सेम होगी जिसके आपने स्टार्ट में सेल जो इस्तेमाल किए थे। तो आपने एक जो है वो कैरेट के थोड़े से सेल लेकर आपने पूरी एक कंप्लीट जो है ना कैरेट काफ़ी ज़्यादा आप इससे बना सकते हैं। इस तरह से जो है वो क्लोनिंग बोली जाती है कि इंसान की भी की जा सकती है कि इंसान के कुछ मैस ऑफ सेल्स लिए जाएं और जो फिर उससे क्लोनिंग की जाए। ये हो सकता है ऐसा, लेकिन जो है वो कह लीजिए कि ये पब्लिकली या फिर जो है वो सोशलिकली इसको जो है ना ये इनहिबिट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो क्रिमिनल प्रॉब्लम्स जो है ना वो काज कर सकता है। और लेकिन अगर मेडिकल फॉर्म में अगर आप देखें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपका ऑर्गन जो है वो डैमेज हो चुका है तो आप अपना क्लोन बनाकर उससे अपना जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो वो करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक जीन की क्लोनिंग ऐसे की जाती है कि एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसके पास कोई अच्छी जीन है, फॉर एग्जांपल उसकी जो है ना माइंड की जीन, यानी कि उसकी बहुत इंटेलिजेंट है वो कोई, तो आप उसकी जीन जो है वो निकाली जाती है पहले, ठीक है। अब पहले ह्यूमन जीनोम लिया जाता है, फिर आपने जो भी जीन उससे सेपरेट करनी है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, जो आपको चाहिए आप उसको सेपरेट करें। आप फिर जो उसको प्लाज्मिड के ऊपर रखें। प्लाज्मिड जो क्या होते हैं, ये सर्कुलर, ये कह लीजिए कि स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। आप उसके ऊपर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लोड करें और फिर से उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर दोबारा इंजेक्ट कर दें। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे आपका प्लाज्मिड भी डिवाइड होता जाएगा। जैसे जैसे प्लाज्मिड डिवाइड होगा वैसे ही उसके ऊपर हमारी लोड की हुई जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होती जाएगी और उससे जो है वो आपने जो एक जीन जो है वो दी थी बैक्टीरिया को, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो हमारी जीन भी डिवाइड होती गई, तो बाद में आप उससे आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक ही बहुत सारी जो है ना आइडेंटिकल कॉपीज़ आ जाएगी आपकी सेम डीएनए की, ठीक है। तो ये आप जो इस तरह से जो है वो क्लोनिंग कर सकते हैं किसी भी जीन की। व्हेन अ साइंटिस्ट क्लोन अ जीन दे आइसोलेट एंड मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ जस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जीन क्लोनिंग gene usually involves copying the DNA sequence of that gene into a smaller, more easily manipulated piece of the DNA such as plasmid, and this process makes it easier to study the function of the individual gene in the laboratory। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो क्लोनिंग की जा रही है कि आपने ह्यूमन जीनोम देखा है, फिर उसको जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी जो सेपरेट करनी है, फिर उसको प्लाज्मिड में लोड करना है और फिर दोबारा उसको बैक्टीरिया में आपने जो इंजेक्ट कर दें, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा आपकी जीन भी डिवाइड होती जाएगी। लास्ट पे हमारे पास ये आ जाता है प्लाज्मिड का इंट्रोडक्शन है। प्लाज्मिड हमारे पास जो क्या होता है, ये प्लाज्मिड स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विद इन द सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, एंड प्लाज्मिड आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द बैक्टीरिया एज small circular double-stranded DNA molecules. However, the plasmids are sometimes present in the archaea and eukaryotic organism. Often the genes carried in the plasmid provide bacteria with the genetic advantages such as the antibiotic resistance। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉइंट पे इसने बताया कि जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है वो इन प्लाज्मिड के पास होती है। तो बैक्टीरिया इन्हीं प्लाज्मिड को यूज़ करते हुए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के साइड एक्शन से जो है ना इफ़ेक्ट से वो बच सकता है। तो ये कह लीजिए कि उसके मुहाफ़िज़ होते हैं एक बैक्टीरिया के। ओके, यहाँ तक मेरी वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप कि आप उनको समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।